दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर विद अमित में स्वागत करता हूं। और कल जो हमने सेशन पढ़ा था उसी के आगे से शुरू करते हैं। कल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें प्रमुख सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, जिसको जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया था। उसके साथ ही यदि मैं ब्रह्मांड में उपस्थित आकाश गंगाओं की बात करें, टोटल कितनी आकाश गंगा है, तो कुल आकाश गंगाओं की संख्या की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 100 अरब आकाश गंगा है। तो हम कह सकते हैं कि 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा गैसों का एक पुंज, जिसमें 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं। यानी जितनी आकाश गंगा है, प्रत्येक आकाश गंगा में उतने ही तारे उपस्थित होते हैं, उसे ही हम आकाश गंगा कहते हैं। जैसे हम बात करें, यदि हमारी अपनी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हम अपनी आकाश गंगा की यानी गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला। यदि अपनी जो आकाशगंगा, इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार क्या है? तो इसका आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार का आकार सर्पिल। एक और नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है जो हमारी आकाशगंगा, रात में जब आसमान की ओर हम लोग देखते हैं तो तारों की एक लंबी लंबी लाइन दिखाई पड़ती है, तो गांव में कह देते हैं इंद्र का हाथी निकला है, और इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। तो उसी से संबंधित इसका नाम एक और दिया जाता है, ऐरावत पथ। तो दो तथ्य हैं हमारे पास, उसकी भी जानकारी ले लें। सबसे बड़ी आकाशगंगा, यदि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा की बात की जाए तो वो है लाइमन अल्फा फ्राप्स, और दूसरी हमारे आकाशगंगा की नजदीक की आकाशगंगा जो कि 9 प्रकाश वर्ष की दूरी, 9 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है जो हमारी आकाशगंगा है, इसका सबसे चमकीला भाग, हमारी आकाशगंगा यानी दुग्ध मेखला का सबसे चमकीला भाग की बात की जाए, हमारी गैलेक्सी या दुग्ध मेखला का सबसे चमकीला भाग क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला। क्या कहलाता है? ओरियन नेबुला कहलाता है। क्लियर? ब्रह्मांड समझ लिया, आकाशगंगा के बारे में समझ लिया, थोड़ा बात करते हैं। दो एक तथ्य निकल के आए थे पृथ्वी और ग्रहों से संबंधित। जैसे बात करूं, एक व्यक्ति थे कैलोडियस टालमी नामक व्यक्ति थे, 140 ईस्वी में इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, जिसे आप दर्शन भी कह सकते हैं, थ्योरी भी कह सकते हैं। 140 ईस्वी में कैलोडियस टालमी ने जियोसेंट्रिक
जियोसेंट्रिक अर्थात पृथ्वी केंद्रित, अर्थात पृथ्वी केंद्रित संकल्पना दी। कैलोडियस टालमी ने जब ये 140 ईस्वी में पद्धति दी, क्या कहा कि जियोसेंट्रिक कहा पृथ्वी हमारी आकाश गंगा के केंद्र में है। क्या कहा? पृथ्वी हमारे आकाश गंगा के केंद्र में है। सूर्य सहित बाकी जितने ग्रह, उपग्रह, तारे, अन्य सारी चीजें जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। ये अवधारणा कई वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी रही। तत्परांत 1543 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था 1543 ईस्वी में एक व्यक्ति, खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं, उन्होंने जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, जिनके द्वारा एक अवधारणा दी गई थी 1543 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस द्वारा हेलिसेंट्रिक सूर्य केंद्रित संकल्पना दी गई। सूर्य केंद्रित संकल्पना दी गई। ये भी जो संकल्पना थी आधी अधूरी थी। इन्होंने कहा कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में पृथ्वी ना होकर सूर्य है, पृथ्वी सहित बाकी ग्रह, उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये केवल हमारी आकाश गंगा के सूर्य तक सीमित नहीं, लेकिन भूगोल वेताओं के लिए एक क्रांति के रूप में एक अवधारणा सामने आई। लोगों का मन बदला, विचारधाराएं बदली और खोज की ओर अग्रसर हुए।